सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से पहले आप समास से संबंधित 9 वीडियोज पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के कुछ भेदों के बारे में पढ़ा है। आज समास के 10वें भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं उपपद तत्पुरुष समास और ऐलुक तत्पुरुष समास। इन दो समासों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं उपपद तत्पुरुष समास कहाँ होता है। देखिए, यदि कोई भी सामासिक पद अपने पास में आता है, उस सामासिक पद में हमें दूसरे पद पर ध्यान देना है। अगर दूसरा पद हमें कोई प्रत्यय की तरह लिखा हुआ प्रतीत होता है, दूसरा पद कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होता, लेकिन किसी प्रत्यय की तरह हमें प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। प्रत्ययों में भी तिंग प्रत्यय, तिप तस जी सिप थस तय, ये जो धातु वाले प्रत्यय जोड़ते हैं, तिंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तिंग प्रत्ययों के अलावा अन्य कोई प्रत्यय के रूप में यदि हमें दूसरा पद लिखा हुआ मिलता है, तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। और अलुक तत्पुरुष कहाँ होगा वो इसके बाद में पढ़ते हैं। पहले देखिए, उपपद तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है। इसका सूत्र होता है उपपदम एतिंग। तिंग को छोड़ करके अन्य प्रत्यय होने पर उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। देखिए इसकी परिभाषा कि जब किसी सामासिक पद में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं होकर के किसी प्रत्यय, प्रत्यय भी कौन सा, तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके, तिंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तिंग प्रत्ययों को छोड़कर अन्य किसी प्रत्यय के रूप में लिखा हुआ हो, तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। वहां कौन सा समास मानेंगे, उपपद तत्पुरुष समास होगा। फिर ऐसे पदों का विग्रह कार्य कैसे करना हो, तो विग्रह कार्य करते समय क्या करना है। इस प्रकार के पदों का विग्रह कार्य करते समय प्रथम पद जो है उसको तो अर्थ के अनुसार, क्या अर्थ निकल रहा है, अर्थ के अनुसार द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति में लिख दिया जाता है। और जो द्वितीय पद है उस द्वितीय पद के मूल धातु को देखना है। उसके मूल धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो पद बनता है, उस पद को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जो प्रथम पद है उसमें या तो द्वितीय व्यक्ति आती है, या तृतीय या सप्तमी का प्रयोग होता है अर्थ के अनुसार। और दूसरा पद जो है उसमें धातु देखिए, मूल धातु कौन सा है, उस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, वो रूप साथ में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, अपने सामने आ रहे हैं। कुंभकार है, स्वर्णकार है, चित्रकार है, पत्रकार है, कलाकार है, ये शब्द हैं। इनमें दूसरा पद कार है, एक प्रत्यय के रूप में जुड़ गया। कुंभ प्लस कार, स्वर्ण प्लस कार, चित्र प्लस कार, ये कार एक तरह से प्रत्यय के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो समास माना जाएगा वो उपपद तत्पुरुष समास होगा। अब इसका विग्रह करेंगे तो जो पहला पद है कुंभ, स्वर्ण या चित्र, उनको तो हम द्वितीय विभक्ति में लिख देंगे। कुंभ का कुंभम, स्वर्ण का स्वर्णम, चित्र का चित्रम। और दूसरा पद जो कार है वो क्री धातु में घय प्रत्यय से बना है। तो क्री धातु है, उस क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है करोति, वो करोति पद इसके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार है, चित्रम करोति इति चित्रकार है। ऐसे इनका विग्रह होगा, समस्त पद बनेगा। और देखिए, ज्ञानप्रद है, लाभप्रद है, कष्टप्रद है, इन तीनों पदों में देखें तो द्वितीय पद प्रद के रूप में आ रहा है। प्रद एक प्रत्यय की तरह यहाँ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसमें उपपद तत्पुरुष समास मान लिया जाएगा। विग्रह करेंगे तो जो पहला पद है उसको तो द्वितीय में लिख देंगे ज्ञानम, लाभम,
कष्टम, ये द्वितीय का रूप हो गया। और दूसरे में प्र उपसर्ग के साथ दा धातु है, उस दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ददाती, और उसके साथ प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो इस प्र ददाती को सबके साथ जोड़ दिया जाएगा। ज्ञानम प्र ददाती इति ज्ञानप्रद है, कष्ट लाभम प्र ददाती इति लाभप्रद है, कष्टम प्र ददाती इति कष्टप्रद है। ऐसे इनका समस्त पद और समास विग्रह होगा। आगे उदाहरण देखें। धनदह, कंबलदह, पयोदह, इनमें देखें तो दूसरा पद द प्रत्यय के रूप में प्राप्त हो रहा है। द प्रत्यय के रूप में आने के कारण यहाँ उपपद तत्पुरुष समास माना जाएगा। और विग्रह करेंगे तो पहले पद को द्वितीय में लिख दिया, धनम कंबलम पयः। ये जो पयः शब्द होता है वो नपुंसकलिंग का रूप है। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी। प्रथमा और द्वितीय दोनों के एक वचन में पयः रूप ही बनता है, तो ये पयः द्वितीय का एक वचन का रूप है। फिर दूसरा पद दा धातु से बना है, तो दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा ददाती, वो इनके साथ में जोड़ दिया जाएगा। धनम ददाती इति धनदः, ऐसे ही कंबलम ददाती इति कंबलदः, और पयः ददाती इति पयोदः, ऐसे इनका समस्त पद बनेगा, समास विग्रह किया जाएगा। आगे देखें, पद अपने पास में आ रहे हैं। सर्वज्ञ है, मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है। इनमें दूसरा पद ज्ञ प्रत्यय के रूप में जुड़ गया है। सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, विशेषज्ञ ज्ञ प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो जाने के कारण यहाँ उपपद तत्पुरुष समास माना गया है। और विग्रह करेंगे तो पहले पद को तो द्वितीय में लिख दिया, सर्वम, मर्मम, विशेषम। फिर ज्ञा धातु से बना है। ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जानाति, तो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, मर्मम जानाति इति मर्मज्ञ है, विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ है। ऐसे विग्रह होगा और उपपद तत्पुरुष समास इनमें माना जाएगा। संस्कृत में नहीं, हिंदी व्याकरण में भी ऐसे शब्द आ जाते हैं कि सर्वज्ञ में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हम सब को जानने वाला, एक तो उसके अनुसार कर्म तत्पुरुष भी मान सकते हैं। ज्ञ प्रत्यय के कारण उपपद तत्पुरुष यहाँ माना जाएगा। दोनों ऑप्शंस में हैं तो फिर उपपद तत्पुरुष को ही हम वरीयता दे देते हैं, तो इनमें उपपद तत्पुरुष समास होगा। ऐसे देखिए, पद है मनोज है, सरोजम, उरोजम, पंकजम। इनमें दूसरा पद जय प्रत्यय के रूप में जय जम जय के रूप में आ रहा है। प्रत्यय के रूप में आने के कारण उपपद तत्पुरुष समास होगा। अब विग्रह करेंगे तो देखिए, मनोज मन में जन्म लेने वाला, सरोज सर में जन्म लेने वाला, में चिन्ह आ गया, और में चिन्ह अधिकरण कारक में आता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए यहाँ मनस शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप हो गया मनसी, सरस का सरसी, उरस का उर्सी, मनसी, सरसी, उरसी, ये सप्तमी का एक वचन जोड़ दिया गया। और जन धातु का रूप बनाएंगे तो प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा जायते, तो मनसी जायते इति मनोज है, सरसी जायते इति सरोजम, उर्सी जायते इति उरोजम। इस प्रकार के समस्त पद बनेंगे और उपपद तत्पुरुष समास मान लेंगे। ऐसे ही एक पद आ गया, कच्छपी या कच्छप है, पादप है। इसमें प प्रत्यय के रूप में आ गया कच्छप, पादप, प पीने वाला, तो यहाँ पर प प्रत्यय होने के कारण उपपद तत्पुरुष मानेंगे। फिर विग्रह करेंगे तो कच्छ से पीने वाला जो कछुआ है, कछुए के मुख में एक सुई की जीभ जो जिह्वा होती है वो सुई की नोक की तरह होती है। वह उस नोक को, जिह्वा को, कच्छ को पानी में डुबोता है और उसी से पानी पी लेता है, तो कच्छ से पानी पीने के कारण उसका नाम कच्छप रखा गया। तो कच्छ से पी रहा है, तृतीया विभक्ति का अर्थ निकल रहा है, इसलिए विग्रह हो जाएगा कच्छेन। और पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा पिबती। ऐसे ही पादप हम पेड़ पौधों को कहते हैं। अब पेड़ पौधों को पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि पाद यानी पैरों से, पै यानी पीने वाला,
पाद पैर क्या है? जड़। पौधे हमेशा जड़ों से पानी ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनको पादप नाम दे दिया गया है। तो पाद जड़ों से है तो जड़ों तृतीय विभक्ति का रूप लिख देंगे पादही। बहुत सारी जड़ें हैं इसलिए पादही होगा। एक जड़ वाला है तो पादेन भी हम कर सकते हैं। पादही पिबती या पादेन पिबती इति पादप है। इस तरीके से यदि कोई भी सामासिक पद आता है उसमें द्वितीय पद अपने पास में स्वतंत्र शब्द नहीं होता, अपितु प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर हम उपपद तत्पुरुष समास मान लेते हैं। विग्रह करते समय अर्थ देखेंगे कौन सी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है, उसके अनुसार प्रथम पद को द्वितीय तृतीय सप्तमी इत्यादि विभक्तियों में लिख दिया जाता है और दूसरा पद जो है उसके मूल धातु को देख करके उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद आगे जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो है उपपद तत्पुरुष समास। दूसरा समास अब हम लेते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? देखिए, जब भी तत्पुरुष समास हम बनाते हैं, किसी भी विग्रह से तत्पुरुष समास को बनाया जाता है, तो प्रायः ये देखने को मिलता है कि प्रथम पद की जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का समस्त पद में लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का ये नियम है, प्रथम पद में जो भी विभक्ति है समस्त पद बनाने पर उस प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई भी शब्द अपन ले लेते हैं और उस शब्द का विग्रह करके हम देखेंगे किस प्रकार से आपको समस्त पद बनाना पड़ता है। एक पद होता है विग्रह है हस्तेन लिखितम, इसका समस्त पद बनाइए। तो जब समस्त पद बनाएंगे तो हस्तेन में जो तृतीय विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और हस्त लिखितम ऐसा सामासिक पद बनाएंगे। समस्त पद इसका बना हस्त लिखितम। ये तत्पुरुष समास का सामान्य नियम होता है। लेकिन ऐसा कोई पद अपने पास में आ जाता है कि जब विग्रह दिया हुआ है, विग्रह के प्रथम पद में जो विभक्ति प्राप्त हो रही है, समस्त पद बनाने पर भी उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है। विग्रह के प्रथम पद में जो विभक्ति है वही विभक्ति समस्त पद में भी हमें लिखी हुई मिल जाती है, उसका लोप नहीं होता है, तो वहां पर अलुक तत्पुरुष समास मान लिया जाएगा। अलुक का अर्थ ही होता है नहीं छिपना, यानी प्रथम पद में विभक्ति छिपी हुई नहीं हो, स्वतंत्र दिखाई हमें दे रही हो, स्पष्ट रूप से लग रहा हो कि यह इस विभक्ति का रूप है, तो वहां पर अलुक तत्पुरुष समास मान लिया जाएगा। विग्रह करेंगे तो विग्रह में क्या तरीका होगा, जो प्रथम पद है उसको तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और द्वितीय पद है उसमें मूल धातु को देखेंगे कि मूल धातु कौन सा है और उस मूल धातु के प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है वो साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए कैसे अलुक तत्पुरुष समास होगा, किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। इसका नियम आ रहा है, अलुक शब्द ए प्लस लुक के योग से बना है। ए प्लस लुक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं छिपना। ए यानी नहीं और लुक यानी छिपना, अर्थात तत्पुरुष समास में विग्रह से समस्त पद बनाते समय प्रायः क्या होता है, प्रायः प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। प्रथम पद की विभक्ति का प्रायः लोप होता है, परंतु जब किसी समस्त पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जब हम समस्त पद बनाएंगे प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं करेंगे, अर्थात विग्रह में जो विभक्ति लिखी हुई है समस्त पद में भी यदि उसी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर अलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। विग्रह के प्रथम पद में जो विभक्ति है समस्त पद के प्रथम पद में भी वह विभक्ति ज्यों की त्यों प्राप्त होती है, तो वहां पर हम कौन सा समास मानेंगे, अलुक तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। फिर देखिए विग्रह कैसे करें। ऐसे पदों का विग्रह कार्य करते समय जो प्रथम पद है उस प्रथम पद को तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तथा उसके साथ में द्वितीय पद में जो है मूल जो पद है उसके मूल धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, वो रूप जो पद है वो साथ में जोड़ दिया जाएगा। कैसे,
देखिए इसके कुछ उदाहरण, हिंदी में भी ऐसा ही नियम लागू होता है, तो संस्कृत में भी इसमें यही नियम लागू होता है। एक शब्द है, पद अपने पास में आ रहा है धनंजय। देखिए धनम जय है, धनम प्लस जय है। यहाँ प्रथम पद देखें तो प्रथम पद है धनम, द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये रूप है। समास में भी द्वितीय विभक्ति का रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ अलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। विग्रह करेंगे तो धनम प्रथम पद को तो ज्यों का त्यों लिख दिया, और जय है जो है वो जय धातु से बना है, जिसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जयति, तो धनम जयति इति धनंजय है। ऐसे ही मृत्युंजय है, शब्द में समास बताइए, तो संधि विच्छेद करें तो मृत्युम प्लस जय है। मृत्युम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रथम पद में। प्रथम पद में विभक्ति रूप होने के कारण अलुक तत्पुरुष माना गया। और विग्रह करेंगे तो मृत्युम तो ज्यों का त्यों लिख दिया, और आगे जय में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखें तो जयति बनेगा, तो मृत्युम जयति इति मृत्युंजय है रूप बना। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखें, भयंकर है, भयम शब्द है वो भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप मौजूद है, इसलिए अलुक तत्पुरुष होगा। विग्रह करेंगे तो भयम तो ज्यों का त्यों हो गया, और कर क्री धातु से आया है, तो क्री धातु का रूप लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है करोति, वो साथ में जोड़ दिया, तो भयम करोति इति भयंकर है, अलुक तत्पुरुष होगा। ऐसे ही शुभम करोति इति शुभंकर है, शुभम शब्द भी द्वितीय एक वचन का रूप है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ एलुक तत्पुरुष मान लिया जाएगा। ऐसे ही पद देखिए, वसुंधरा, वसुंधरा पद अपने पास में है, इसमें पहला पद है वसुम, वसुम पद है वो भी द्वितीय का एक वचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति का रूप प्रथम पद में मौजूद होने के कारण एलुक तत्पुरुष समास माना गया है। और विग्रह करेंगे तो वसुम धारियति इति वसुंधरा, ये सभी द्वितीय विभक्ति के रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, खेचर, वनेचर, अंतेवासी, इनमें प्रथम पद पर ध्यान दें तो प्रथम पद है खे, वने, अंते, ये सप्तमी विभक्ति में लिखे हुए हैं। खे शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे तो खे, जैसे राम से रामे बनता है वैसे खे से खे बनेगा, वन से वने बनेगा, अंत से अंते बनेगा। प्रथम पद सप्तमी विभक्ति के रूप में मौजूद है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ एलुक तत्पुरुष समास मान लिया जाएगा। विग्रह करेंगे तो खे का तो खे रहेगा, और चर धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना चरति, खे चरति इति खेचर है। ऐसे ही वने चरति इति वनेचर है, और अंते वसति इति अंते वासी, समीप में जो रह करके गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उस शिष्य को हम अंते वासी कह सकते हैं। ऐसे देखिए, मनसीज है, सरसीजम, उर्सीजम, इनमें देखें पहला पद आप देखेंगे तो मनसी, सरसी, उर्सी ये लिखा हुआ है, ये भी मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मनसी, सरस से सरसी, उरस से उर्सी, ये सप्तमी एक वचन का रूप है, तो प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में लिखा होने के कारण एलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। विग्रह करेंगे तो मनसी जायते इति मनसीज है, मन में जो जन्म लेता है वो मनसीज हो गया। सरसी जायते इति सरसीजम, जो तालाब में जन्म लेता है वो सरसीज कमल हो गया। और उर्सी जायते इति उर्सीजम, जो उर पर जन्म लेता है स्तन, उनको उर्सीजम कह दिया, तो इनमें भी एलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। ऐसे ही युधिष्ठिर है, युधि स्थिर है, ये विच्छेद होता है, युधि शब्द भी हम सप्तमी एक वचन में माने तो युधि स्थिरयति, जो युद्ध में स्थिर रहता है वही युधिष्ठिर है, इसमें भी अलुक तत्पुरुष होगा। ऐसे ही स्तोकात मुक्त है, इसका समस्त पद बनाइए तो समस्त पद में भी स्तोकान मुक्त है ये रूप बनता है। प्रथम पद स्तोकात, इसमें संधि जरूर हो गई है अनुनासिक संधि, लेकिन विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी एलुक तत्पुरुष माना जाएगा। ऐसे ही अभ्यासात आगत है, इसमें भी समस्त पद बनाया, अभ्यासात दागत है, अभ्यासात में संधि
के कारण जस्व संधि से तय का दय हो गया है, लेकिन विभक्ति अभ्यासात उसका लोप नहीं हुआ है। पंचमी विभक्ति ज्यों की त्यों मौजूद है, इसलिए इसमें भी ऐलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। तो जहां प्रथम पद हमें शुद्ध विभक्ति के रूप में लिखा हुआ मिलता है, उसमें ही ऐलुक तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। इन शब्दों में एक और ध्यान देने की जरूरत है। धनंजय, मृत्युंजय, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ भी हो जाते हैं। जैसे धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, मृत्युंजय भगवान शिव का पर्यायवाची है, तो अर्जुन शिव के अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं, अन्य अर्थ की प्राप्ति भी इनमें होती है। तो इनमें ऐलुक तत्पुरुष समास के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी मान लिया जाता है। धनंजय अर्जुन के अर्थ में ले लिया, मृत्युंजय शिव के अर्थ में ले लिया, वसुंधरा पृथ्वी के अर्थ में आ जाता है, खीचर पक्षी के अर्थ में, वनीचर एक जाति विशेष के अर्थ में, अंतेवासी एक शिष्य के अर्थ में, मनसिज कामदेव के अर्थ में, सरसिज कमल के अर्थ में, उर्सिज है वो स्तन के अर्थ में, युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडु पुत्र के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण, अन्य अर्थ प्रकट होने के कारण इन पदों में बहुव्रीहि समास भी माना जाता है। प्रथम पद विभक्ति का लोप नहीं है, इसलिए तो ऐलुक तत्पुरुष हो गया, अन्य अर्थ है तो बहुव्रीहि समास भी हो गया है। दोनों में से एक का चयन करना हो तो फिर वहां हम पहले बहुव्रीहि समास को वरीयता दे सकते हैं, क्योंकि जहां एक एक दो दो तीन तीन समास किसी पद में हो और बहुव्रीहि भी प्राप्त हो रहा हो तो बहुव्रीहि को ही हमें वरीयता देनी चाहिए। इस आधार पर ये अलुक तत्पुरुष समास होगा। तो ये अपने दो समास आज के हुए, एक उपपद तत्पुरुष और दूसरा अलुक तत्पुरुष। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित वीडियोज ही प्राप्त होंगे। अन्य किसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप रीट मिशन में कामयाब होना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।